ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर नंबर 4 में आपको पता है जैसा कि हमने वर्कशीट के हवाले से बात की थी। तो हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या अभी तक हमने चैप्टर 4 में कवर किया है। नंबर 1, वी नो कि वर्कशीट क्या होती है और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके कौन से सेक्शंस होते हैं, वर्कशीट का इस्तेमाल क्या है, तो ये हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम जो सेकंड सेक्शन है क्लोजिंग द बुक्स, इसको स्टडी करेंगे कि कैसे हम जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं उनको अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने से मुराद ये है कि वो अकाउंट जो कि इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज हो जाने चाहिए उनको हम क्लोज करते हैं, और बाकी जो अकाउंट्स जो कि परमानेंट अकाउंट्स हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, ये परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। तो इनके बैलेंसेस को हम फॉरवर्ड करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोजिंग द बुक्स। तो इस प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल जो है उसकी कंप्लीशन, जैसे हमने एक बार पहले भी रिवाइज किया हुआ है ये चीज़, तो हम इसको वंस मोर जो है थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इस बार करेक्टिंग एंट्रीज के साथ भी देखेंगे और कुछ रिवाइजिंग एंट्रीज के साथ भी। ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसे ऑप्शनल स्टेप्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपने कोई एंट्री गलत पास की है, तो उसकी करेक्शन के लिए करेक्टिंग एंट्रीज ज़रूरी होती हैं। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे जब हम अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करने की बात करेंगे। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है क्लासिफाइड बैलेंस शीट का। क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होती हैं, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनके मुख्तलिफ सेक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको जो मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उससे थोड़ा फ़ेमिलियर हो सकें। इसी के हवाले से फिर हम एक एक्टिविटी भी जनरेट करेंगे जिसमें आप लोग भी कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना सीखेंगे, और उनको उसमें से, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की, वो तो एक काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अकाउंटिंग से रिलेवेंट भी होती हैं, और अकाउंटिंग के अलावा भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे कि कंपनी के फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन क्या है, कंपनी के ऑफिशियल्स की जो, या कंपनी के प्रोजेक्ट्स की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो क्या है। इसके अलावा कई मेजर इवेंट्स जो कि पूरे साल में हुए हैं वो भी दिए होते हैं। बट हमारा कंसर्न होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के साथ, उन स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे जिनको हम फ्यूचर में फिर एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो वर्कशीट के बारे में आई थिंक कि आप क्लियर होंगे, क्योंकि हमने एक इस पर डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। तो जब आप वर्कशीट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आप। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में आप जितना भी बिजनेस का रेवेन्यू है या बिजनेस के लॉसेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकें। ये देख सकें कि इस अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बिजनेस के एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ओनर्स इक्विटीज़ क्या हैं, राइट? ये सारा कुछ आप डिटेल में देखना चाहते हैं। तो अब बात करेंगे कि जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह आप बुक्स को क्लोज करते हैं। नाउ, क्या बुक्स पहले क्लोज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में बनती हैं? ऑफ कोर्स ये साइमल्टेनियसली होता है, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं तो टेम्पररी अकाउंट्स जो हैं, वो टेम्पररी अकाउंट्स ऑलरेडी उसमें क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इस क्लोजिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके, सो हम देखेंगे कि क्लोजिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसे हम कहेंगे क्लोजिंग द बुक्स। Okay, so closing the books. At the end of the accounting period, the company make the accounts ready for the next period. So closing the books का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप next accounting period के लिए books को यानी accounts को अपने ready कर सकें. So we have two types of accounts. एक temporary accounts कहलाते हैं और एक permanent accounts कहलाते हैं. टेम्पररी अकाउंट्स का मतलब ये है कि ये हमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे साथ हर अकाउंटिंग पीरियड में नए तरीके से शुरू होते हैं, ब्लैंक शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं मंथली अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जनवरी, फरवरी, तो इस तरह से मैं देखूंगा कि मेरे पास हर महीने के रेवेन्यूज़ कितने हैं। तो जनवरी के रेवेन्यूज़ कब स्टार्ट करूँगा मैं रिकॉर्ड करना? 1st जनवरी को। और कब तक स्टार्ट करूँगा? 31st जनवरी को। फरवरी के 1st फरवरी को और 28th फरवरी तक मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा। अब जब 28th फरवरी को या 31st जनवरी को
मैं रेवेन्यू के अकाउंट को देखूँगा तो उसको मैं क्लोज़ करूँगा। उसका प्रोसेस क्या है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन इसको क्लोज़ करने का मकसद क्या है? ताकि मेरे जनवरी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो मिक्स अप ना हो फरवरी के रेवेन्यूज़ के साथ। मुझे पता हो कि मैंने जनवरी में कितना पैसा कमाया और फरवरी में कितना पैसा कमाया। इसी तरह हर एक अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, ये सारे अकाउंट्स जो हैं, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये जितने भी अकाउंट्स होंगे, ऑल द रेवेन्यू अकाउंट्स, ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट्स एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट्स, इनको हम क्लोज़ करेंगे ताकि हमें पता हो कि एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड में हमारे अखराजात कितने थे, हमने अर्निंग्स कितनी की और कितना पैसा है जो हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स आर ऑलवेज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। तो इसमें जो अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं जैसे एसेट्स के अकाउंट्स हैं, लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स हैं या ओनर्स इक्विटी के अकाउंट्स हैं, ठीक है? ये अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है? क्योंकि ख़ास डिफ़रेंस इन दोनों में ये है कि ये आपको बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि बिज़नेस कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है और इसीलिए हर अकाउंटिंग पीरियड की परफ़ॉर्मेंस अलग से आप रिकॉर्ड करते हैं। ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये बिज़नेस में क्लेम्स हैं कि आपके पास पैसा जो है ओनर्स से कितना आया है, आपके क्रेडिटर से कितना आया है और उन पैसे से आपने एसेट्स कितने परचेज़ किए हैं, राइट? सो ये इस तरह से इस 2 तरह के अकाउंट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्परेरी अकाउंट्स। तो ये आपने याद रखना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2। ओके, सो आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम जर्नलाइज़ेशन करते हैं और हमारा जो भी काम होता है उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं, जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। तो इस तरह से हम क्लोजिंग एंट्रीज़ बिज़नेस अकाउंट्स को, परफॉर्मेंस अकाउंट्स को या टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पे ये सारा काम करते हैं? नंबर 1 एक तो हम नेट इनकम देखते हैं कितनी है हमारी और नेट इनकम होती है आपकी रेवेन्यूज़ रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस। तो आप अपनी अर्निंग्स में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है। अगर आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आपकी इनकम होगी। अगर आपके रेवेन्यूज़ कम होंगे और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो आपका लॉस होगा। इसी तरह हम ओनर्स ड्राइंग को क्लोज़ करते हैं। टू ओनर्स कैपिटल, याद है आपको चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ओनर्स इक्विटी अकाउंट यानी कि ओनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, उस पे 2 चीज़ों का पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है, एक इन्वेस्टमेंट का और दूसरा रेवेन्यूज़ का। तो रेवेन्यूज़ की वजह से ओनर्स कैपिटल इंक्रीज़ होता है और एक्सपेंसेस की वजह से डिक्रीज़ होता है और ड्राइंग्स की वजह से डिक्रीज़ होता है। तो इस पे जो इम्पैक्ट आएगा, वो क्लोज़िंग के दौरान हमें नज़र आ जाएगा कि हमारी इस अकाउंटिंग पीरियड की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से हमारी ओनर्स इक्विटी में कितना चेंज आया है। सो क्लोजिंग एंट्रीज आर ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होती हैं। तो ये हमने पहले भी बात की। सो दिस इज द प्रोसीजर। ये आपके सामने एक प्रोसीजर है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि आखिर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स कैसे होती हैं। तो आपके पास इंडिविजुअल एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इसी तरह बाकी एक्सपेंसेस हैं और दूसरी तरफ आपके पास रेवेन्यू अकाउंट्स है, सेल्स रेवेन्यू है, सर्विस रेवेन्यू है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है। तो ये जो अकाउंट्स के टोटल होते हैं, आपको पता है लेजर अकाउंट्स आप बनाते हैं, टी अकाउंट्स जो होते हैं उनका जो बैलेंस होता है आप जैसे ट्रायल बैलेंस में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही उन बैलेंसेस को हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जिसका नाम है इनकम समरी। तो हम ये एक अकाउंट क्रिएट करते हैं इनकम समरी का। तो हम एंट्रीज़ पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज़, जहाँ पे आपको पता है नॉर्मली एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। लेकिन जब हम क्लोजिंग करेंगे, याद रखें सिर्फ़ जब क्लोजिंग करेंगे, फिर एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे और इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सारे एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह रेवेन्यूज़ नॉर्मली क्रेडिट होते हैं, उनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन जब उनको क्लोज़ करना होगा, तो हम रेवेन्यूज़ को डेबिट करेंगे और इनकम समरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास इनकम समरी अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? इनकम समरी अकाउंट यहाँ पे ये डेबिट साइड पे उसके आ जाएँगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? रेवेन्यूज़। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ से रेवेन्यूज़ आ जाएँगे। तो हमारे पास एक ही अकाउंट में इनकम समरी अकाउंट में एक्सपेंसेस भी होंगे और वहाँ पे रेवेन्यूज़ भी होंगे। तो हम यहाँ पे इस अकाउंट में डिफरेंस देख लेंगे कि रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो नेट इनकम और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नेट लॉस। तो हमारे पास जो भी
इनकम समरी का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारे पास $1000 का रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये जो इनकम है हमारी 1000 की, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे ओनर्स कैपिटल में, ठीक है? हम ओनर्स कैपिटल को, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकम समरी अकाउंट को जब नेट इनकम होगी, तो इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और ओनर्स इक्विटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपको पता है जब ओनर्स इक्विटी या कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट से इंक्रीज़ होता है, तो ये नेट इनकम ओनर्स कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है? इसी तरह अगर लॉस होगा आपका और आपके पास लॉस में एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वो लॉस जो है उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। उस सिचुएशन में, लॉस की सिचुएशन में, हम ओनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम पहले इंडिविजुअल रेवेन्यू अकाउंट्स को इनकम समरी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर एक्सपेंस अकाउंट्स को इनकम समरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इन दोनों से जो नेट हमारे पास वैल्यू आती है, वो प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, उसको ओनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर एक लास्ट चीज़ रह जाती है, वो है ओनर्स ड्राइंग्स। इनको हम डायरेक्टली, आपको पता है ओनर्स ड्राइंग जब भी ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट ड्राइंग्स को करते हैं, इसको क्लोजिंग करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट को क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो हम ओनर्स ड्राइंग्स जो हैं उनको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिटेड डेबिट करेंगे ओनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है? तो ओनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ओनर्स ड्राइंग कैपिटल क्रेडिट होंगी। इससे हम ओनर्स ड्राइंग्स को भी क्लोज कर देंगे। तो जो भी आपके पास बैलेंस होगा ओनर्स ड्राइंग्स में, इसको हम ओनर्स ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे उस बैलेंस को, और ओनर्स कैपिटल को उतने से कम कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। तो डेबिट जब होता है ओनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कम हो रहा होता है, तो ओनर्स ड्राइंग की वजह से ये काम आए। तो हमारे ओनर्स इक्विटी अकाउंट में हमारी इनकम समरी में जो प्रॉफिट होगा उसकी वजह से इंक्रीज आएगा, और जो हमारे ड्राइंग अकाउंट में ड्राइंग्स होंगे उसकी वजह से डिक्रीज आएगा। समझ आ गई? तो ये इस तरह से हमने अपने रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को, ड्राइंग्स को, सबको सम अप करके क्लोज़ कर देना है एक ही अकाउंट में, जिसका नाम है ओनर्स कैपिटल, और ये हमारा परमानेंट अकाउंट है। साल के शुरू में ओनर्स कैपिटल में और बैलेंस था, और जब हमारी बुक्स क्लोज़ हो जाएँगी, तो साल के आखिर में ओनर्स कैपिटल में बैलेंस और होगा, क्योंकि उसमें रेवेन्यूज़ ऐड हो चुके होंगे, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होंगे और उसमें से ड्राइंग्स भी माइनस हो चुकी होंगी। ठीक है? तो ये 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, close all revenue accounts. Number 2, close all expenses account. Number 3, close the income summary account and transfer the net amount to owner's capital. And number 4, close the drawing owner's account. तो ये चारों चीजें जो है, इनसे हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। अब कुछ क्लोजिंग एंट्रीज देख लेते हैं हम। देखिए, नॉर्मली हमारा जो सर्विस रेवेन्यू अकाउंट है, जब भी हमें रेवेन्यू अर्न होता है, तो हम फॉर एग्जांपल कैश में अगर रेवेन्यू अर्न हुआ है आपको, तो आप कैश को डेबिट करते हैं ना, क्योंकि आपको कैश मिलता है। आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो रेवेन्यू मिलता है कैश में, उस पे कैश को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश में इंक्रीज़ आने आए तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम सर्विस रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो नॉर्मली हम सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब क्लोज़ करना होगा, याद रखें जब क्लोज़ करना होगा, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये टी अकाउंट है और क्रेडिट में 10,000 है, तो अब इसको क्लोज़ करना है मैंने। क्रेडिट साइड पे मेरे पास 10,000 है, तो क्लोज़ कैसे करूँगा? डेबिट साइड पे भी 10,000 कर दूँगा, तो मेरे पास नेट टोटल क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह हम क्लोज़ करते हैं। इसलिए जो भी हमारे पास सर्विस रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू या किसी और रेवेन्यू की अमाउंट होती है, उसको क्लोज़ करने के लिए उसको हम डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट कैसे करते हैं? इनकम समरी अकाउंट में, क्योंकि हमने रेवेन्यूज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इनकम समरी अकाउंट में। इसी तरह नॉर्मली हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम क्लोज़ करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस में आप देखें ना, डेबिट साइड पे अगर आपके पास 10,000 है, तो क्लोज़ करने के लिए क्रेडिट साइड पे भी 10,000 ऐड करेंगे, ठीक है? तो फिर हम नेट हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे, ये हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्रेडिट कर रहे हैं, और इनका टोटल जो है उससे नेट इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। सही? अब जब हम ये 2 चीज़ें कर लेंगे, स्टेप नंबर 1 यानी कि रेवेन्यू को क्लोज़ कर देंगे, स्टेप नंबर 2 इनकम समरी को क्लोज़ कर देंगे। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि हम तो जनरल जर्नल जब बनाते हैं उसमें डेट लिखते हैं, तो ये इसकी डेट क्या आएगी? तो आपके अकाउंटिंग पीरियड की जो लास्ट डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 31 जनवरी या 31 दिसंबर, जो भी लास्ट डेट है, वो यूज़ करेंगे सारी क्लोजिंग एंट्रीज़ के लिए। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। इनका जो डिफरेंस है, दैट इज़ अवर नेट प्रॉफिट, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में।
तो यहाँ पे क्योंकि $760 जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, वो नेट इनकम है, तो इनकम समरी में डेबिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, 760, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम किसको, कैपिटल अकाउंट को 760 से, तो हमारे नेट प्रॉफिट से हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, और जब हम डेबिट करते हैं तो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ से क्योंकि प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स भी हैं, तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल अकाउंट आप देखें डिक्रीज़ होगा, कम होगा, क्योंकि ड्राइंग से आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लेते हैं, बिज़नेस में कैपिटल कम हो जाता है। तो उसको कैसे क्लोज़ करेंगे? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ताकि उसमें कमी नज़र आ जाए, और ड्राइंग्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो पहले जब हम ड्राइंग्स करते थे, तो हमारे पास डेबिट में बैलेंस होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल 600 हमारा डेबिट में बैलेंस है। तो अब हमने क्रेडिट में भी 600 कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट में, तो ड्राइंग अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस आ गया, ये भी क्लोज़ हो गया। तो हमने रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, इन सारे अकाउंट्स को क्लोज़ कर दिया, और सारे का सारा इम्पैक्ट कहाँ पे चला गया? कैपिटल अकाउंट में, हमारी इक्विटी अकाउंट के अंदर, ठीक है? सो अब आप देखें कि हमारे पास एक पहले हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस, जो कि होता था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की 3 शेप्स हैं जी, 3 उसके फॉर्मेट है। नंबर 1 हमने बनाया अनएडजस्टेड, उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थी। फिर हमने जब एडजस्टमेंट ऐड कर ली तो हम उसे बोलते थे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हमारे पास ये एक तीसरी फॉर्म आ गई जिसका नाम है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब पोस्ट क्लोजिंग का मतलब ये है क्लोजिंग करने के बाद आपके पास ये ट्रायल बैलेंस आता है। अगेन इसकी हेडिंग वही होगी, पहले आप लिखेंगे बिजनेस नेम, उसके बाद लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आप लिखेंगे एज ऑन, यानी कि प्रिपेयर्ड ऑन जो भी डेट होगी, जो कि लास्ट डेट होगी, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ दिस जो अकाउंटिंग पीरियड है। तो यहाँ पे देखें अकाउंट टाइटल्स हैं, इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट का अकाउंट नजर नहीं आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी टेम्परेरी अकाउंट नजर नहीं आएगा, यानी रेवेन्यूज का अकाउंट नहीं नजर आएगा, एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं नजर आएगा, और ड्राइंग्स का अकाउंट नहीं नजर आएगा। सो नो एक्सपेंसेस, नो रेवेन्यूज एंड नो ड्राइंग्स। अब आप कहेंगे यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू है, तो ये आपको पहले पता है, आपने एडजस्टमेंट में पढ़ा हुआ है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटी होती है। दिस इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये सर्विस रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू नहीं है। इसी तरह जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो एक्सपेंस नहीं होते, एसेट्स होते हैं। तो ये चीज़ें पहले टॉपिक क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये रिवाइज कर चुके हैं हम, तो इनको आपने याद रखना है, इनकी वजह से एरर्स नहीं करने। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास कोई एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, कोई रेवेन्यू अकाउंट नहीं है, कोई ड्राइंग अकाउंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग बैलेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ परमानेंट अकाउंट्स हैं, और यही वो अकाउंट्स हैं जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर होंगे। सो वंस अगेन ये जो हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग साइकिल, बार बार हम उसी पे आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इनको एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं डेबिट्स और क्रेडिट को, और जनरल में कैसे लिखते हैं उनको, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन पोस्ट कैसे करते हैं लेजर अकाउंट्स में, और पोस्टिंग करने के बाद हम उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, और वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास होती हैं, और उनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में कैसे जाता है, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो कैसे बनाते हैं। एंड देन वी सी दैट पोस्ट क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग कैसे होती है, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसको अकाउंटिंग साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। अगले अकाउंटिंग पीरियड की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आएंगी, उनको आप जनरलाइज करेंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एंड सो ऑन। तो ये साइकिल बिजनेस में चलता रहेगा, हर ऑपरेशनल पीरियड के लिए, हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये साइकिल रिपीट होगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करेक्टिंग एंट्रीज।